प्रधानमंत्री जी के हनुमान आप खुद को कहते हैं। ये हनुमान जो है बिहार की नैया पार लगाएंगे, बिहार में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे, जीत दर्ज करवाएंगे एनडीए के लिए। मेरी क्षमता में जितना होगा उससे ज्यादा मैं कार्य करूंगा। एक बात को लेकर तो मैं खुद ही बहुत स्पष्ट था कि 100 से नीचे मैं नहीं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड जाए। हम लोग को अलायंस के भीतर चुनाव नहीं लड़ना है, हम लोग को बाहर महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है। मैं क्योंकि मेडिटेशंस करता हूँ, मैनिफेस्टेशंस में बिलीव करता हूँ, स्पिरिचुअली हमेशा कनेक्टेड रहता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, तो मैं ये इन संकेतों में बहुत विश्वास करता हूँ। और इसीलिए मुझे लगता है भाजपा ने जैसे ही 29 मुझे बोला भी, जो मैंने कहा कि एक सीट मेरी रह गई, तो मैंने उसको आसानी से रहने दिया, क्योंकि मैं मान रहा था कि ये महज संजोग नहीं हो सकता कि पूरा नेगोशिएशन एक ऐसी संख्या पे आकर रुक जाए जो संख्या मेरी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है, जिस संख्या का आशीर्वाद मेरे पिता को भी प्राप्त हुआ। मेरा और जदयू के बीच में रत्ती भर का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। चाचाओं के साथ आपकी कुंडली जो है कहीं मैच नहीं खाती है। आपके चाचा की बात की जाए पशुपतिनाथ पारस जी की, उसके बाद अब नीतीश जी, जिनको आप चाचा ही मानते हैं, लेकिन पिछले जब चुनाव हुआ 2020 में आपको एक उपाधि दे दी गई कि वोट कटवा की भूमिका आपने निभाई, बहुत सारे जेडीयू के वोट कटे। देखिए, मैं परिस्थितियों को इसका दोष दूंगा। 2020 की परिस्थितियां ऐसी थी कि गठबंधन के भीतर रहना मेरे लिए संभव नहीं था। सो ऑफ कोर्स व्हेन आई टॉक अबाउट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, मैं इसमें समावेशी विकास की मैं बात करता हूं। अनलाइक दूसरे युवा नेता जो बिहार के हैं, युवाओं की बात करते हैं, बट युवाओं को जाति में बांटकर देखते हैं। उनका अपना एमवाई समीकरण है, तो उनको मुस्लिम युवा अलग दिखते हैं, उनको यादव युवा अलग दिखते हैं। मेरे लिए युवा अपने में एक बहुत बड़ी आबादी है, और जब मैं अपने एमवाई समीकरण की बात करता हूं तो मेरे एम में महिलाएं हैं जो कि देश की नहीं दुनिया की आधी आबादी हैं, और मेरे वाई में युवा हैं। तो मैंने हमेशा इस बात को माना, विनम्रता से स्वीकार किया कि शायद आज मेरे लोजपा की हैसियत उतनी नहीं हो कि हम लोग अकेले चुनाव लड़े और हम लोग जीते। अब क्या बोलेंगे तब क्या बोलेंगे, पर मैंने तो कभी कुछ बोला ही नहीं, और मैंने इस परंपरा को हमेशा निभाया है दैट ड्यूरिंग नेगोशिएशंस आई डोंट टॉक मच टू द मीडिया, बिकॉज वो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मैंने हमेशा गठबंधन धर्म की मर्यादा को निभाने का मैंने कार्य किया। मैंने हमेशा इस बात को माना है, और मैं मानता हूं कि गठबंधन की बातें गठबंधन के भीतर ही होनी चाहिए। कुर्ते फट रहे हैं, और मतलब जो परिस्थिति महागठबंधन की बनी है इस समय, क्या लग रहा है आपको कहाँ है? टिकट का भी अभी तक कुछ क्लैरिफाई नहीं हो पाया है, इधर जीत का भी दावा कर रहे हैं, पिछले दिनों वोटर अधिकार यात्रा भी निकली, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अभी तक कुछ क्लैरिफाई नहीं हो पाया। क्या लग रहा है आपके विरोधियों की स्थिति? अगर आप इसको रायता बोलिएगा तो महागठबंधन को क्या बोलिएगा? वहां पे फिर क्या फैला हुआ? वहां पे तो मुझे लगता है रायता की सुनामी आ गई होगी फिर। नमस्कार, बहुत स्वागत है चिराग जी, और हमें समय देने के लिए एएनआई में आपका। और बिहार चुनाव है, तैयारियां पूरी जोरों पर हैं, लेकिन इस पूरे बिहार चुनाव में अगर बात करें एनडीए की, तो सबसे ज़्यादा अगर लाइमलाइट में कोई रहा है तो वो रहा है लोजपा, यानी कि चिराग पासवान। क्या वजह रही? मुझे नहीं पता क्या वजह है। मुझे लगता है कि हर गठबंधन की एक अपनी अहम भूमिका होती है, और जब सीटों के बंटवारे, सीटों के चयन, प्रत्याशियों के चयन, जब विभिन्न बिंदुओं पे चर्चा होती है, तो हर दल की एक अपनी अहमियत होती है। तभी ये दल एक साथ मिलकर गठबंधन बनाते हैं, और ताकत इवेंचुअली उस गठबंधन की ही होती है। मैंने हमेशा इस बात को माना, विनम्रता से स्वीकार किया कि शायद आज मेरे लोजपा की हैसियत उतनी नहीं हो कि हम लोग अकेले चुनाव लड़े और हम लोग जीते, जो हम लोगों ने 2020 में हम लोगों ने किया भी था। पर मैं मानता हूं तब से लेकर अभी तक पार्टी और बहुत मजबूत हुई है। बट अगर हम लोग ऐसा नहीं भी कर पाए अकेले लड़के जीतने का काम, पर दाल में नमक का काम तो हम लोग जरूर कर सकते हैं। और मुझे लगता है घटक दल की एक अहम भूमिका होती है कि उनका छोटा ही कॉन्ट्रीब्यूशन सही, बट वो कॉन्ट्रीब्यूशन इज नीडेड, बिकॉज वो जो एक एक्स्ट्रा पुश चाहिए होता है किसी भी सीट को जीतने के लिए, उसमें उन सहयोगी दलों की एक अहम भूमिका होती है। तो मुझे लगता है कि उसी भूमिका में हम पांचों दल एक दूसरे का साथ निभाने का कार्य कर रहे हैं। पांडव की बात हो रही है कि आप सब 5 पांडव हैं, लेकिन अगर बात करें तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये पूरा प्रेशर पॉलिटिक्स हुआ लोजपा की तरफ से? 29 सीट्स, मतलब ये हो रहा था कि चिराग अब क्या बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे, मीटिंग्स पे मीटिंग्स चल रहा है, कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर। मतलब पूरा फोकस अगर देखा जाए सीट शेयरिंग का, तो पूरा लोजपा पर चला गया था। चिराग क्या बोलेंगे? 29 सीट्स आपको मिले,
क्या वजह रही? क्या ऐसा आपने कहा, जादू किया या क्या कन्विंस किया, क्या नेगोशिएशन किया कि 29 सीट्स आपके खाते में? अब क्या बोलेंगे तब क्या बोलेंगे, पर मैंने तो कभी कुछ बोला ही नहीं। और मैंने इस परंपरा को हमेशा निभाया है दैट ड्यूरिंग नेगोशिएशंस आई डोंट टॉक मच टू द मीडिया, बिकॉज वो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जस्ट टू रियलाइज की खामोशी भी कंफ्यूजन ही क्रिएट कर रही थी, मेरा नहीं बोलना भी उतनी ही मुझे लेके कंट्रोवर्सीज बाहर क्रिएट कर रहा था। बट मैंने हमेशा गठबंधन धर्म की मर्यादा को निभाने का मैंने कार्य किया। मैंने हमेशा इस बात को माना है और मैं मानता हूं कि गठबंधन की बातें गठबंधन के भीतर ही होनी चाहिए। कोई मतलब नहीं है इन बातों का बाहर जाने का। ऐसा नहीं है कि गठबंधन का कोई भी दल एक दूसरे का विरोधी है, बट हर कोई अपना एक हिस्सा चाहता है गठबंधन में, सीट शेयरिंग में। हर कोई चाहता है कि उनकी मजबूती हो। हर किसी की पार्टी में मजबूत कार्यकर्ता, नेता सब होते हैं और हर कोई एक दूसरे के लिए लड़ना चाहता है। हर कोई चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मुझे कैसे मिल जाए। कई बार इसको लेके चर्चाएं होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, बट मैंने हमेशा इन बातों को पर्दे के पीछे ही मैंने रखने का कार्य किया। जिन मल्टीपल राउंड्स ऑफ मीटिंग का आप जिक्र कर, आई थिंक दैट इज नीडेड व्हेन यू आर फाइनलाइजिंग अलायंस ऑफ दिस लेवल, जहां पे 5 घटक दल आपके इन्वॉल्व हैं। हर किसी की भावनाएं, हर किसी की अहमियत, हर किसी के सम्मान का ध्यान रखते हुए आपको ये करने की जरूरत है। मुझे लगता है क्योंकि समय कम था तो इसीलिए राउंड्स ऑफ मीटिंग बहुत ज्यादा लगी की हो रही हैं। रादर लोकसभा के वक्त मेरी इससे बहुत ज्यादा हुई थी। उस वक्त तो हम लोग 15-16 राउंड्स ऑफ मीटिंग हम लोगों ने की थी। इसमें तो फिर भी हम लोगों ने 4-5-6 राउंड्स में ही हम लोगों ने पूरा का पूरा विषय हम लोगों ने सुलझा लिया। तो अगर इसका निष्कर्ष ये निकाला जाए कि मैं नाराज था, मुझे मनाने की कोशिश की जा रही थी, या आई वॉन्टेड टू हैव द बिगेस्ट शेयर इन द अलायंस एंड स्टफ, एक बात को लेके तो मैं खुद ही बहुत स्पष्ट था कि 100 से नीचे मैं नहीं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड जाए। हम लोग को अलायंस के भीतर चुनाव नहीं लड़ना है, हम लोग को बाहर महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है। जहां पे वहां पे जो बड़े घटक दल हैं वो 100-125 सीटों पे अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ऐसे में मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री जी की पार्टी 100 से कम सीटों पे चुनाव लड़ी है, तो मैं कभी इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता। ऐसे में बाद में बचती थी 40-42 सीटों के आसपास, उसी में से हम लोग को सीटों को बांटना था। इतना मैं जरूर चाहता था कि एक फॉर्मूला उसको लेकर तय हो जाए। राउंड्स ऑफ मीटिंग उसको लेकर भी हुई कि क्या हो सकता है, कितनी विधानसभा पे एक लोकसभा का हम लोग समझौता कर सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर हुआ। इसमें तो अगर आप बोलिएगा तो फिर एक सीट का तो घाटा मुझे ही हुआ है। अगर 6 विधानसभा पे अगर एक लोकसभा की बात हुई है तो 6 पंजे तो 30 होता है, तो मेरी तो 30वीं सीट रहेगी। उसका अफसोस है आप? पता ही नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अगर बात करें जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी की, उन्होंने ट्वीट किया संतुष्ट हैं हम, हमें साथ में लड़ना है, लेकिन वो संतुष्टि में कहीं ना कहीं असंतुष्टि दिखी। बाद में उनका भी मीटिंग का दौर चला। उपेंद्र कुशवाहा जी की एक सीट आप लोगों के खाते में आ गई। आपके जो वरिष्ठ हैं उनको कहीं नाराज ने तो नहीं कर दिया आप? देखिए, जब नेगोशिएशन चल रहे होते हैं तो इसमें एक नोडल बॉडी होती है जो हर किसी के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है। अगर हम पांचों दल आपस में ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने लग जाएं तो मुझे लगता है हम लोग कभी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे ही नहीं, जो कि महागठबंधन के साथ हो रहा है। वहां पे कोई बॉडी ऐसी है ही नहीं जो कि अधिकार के साथ सीटों के गठबंधन को लेकर, सीटों के चयन बंटवारे को लेकर फैसले ले सके। ये भूमिका हमारे गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से बहुत खूबसूरती से निभाने का काम किया। मेरा 6ठा नेगोशिएशन है। अगर मैं सिर्फ बिहार के संदर्भ में मैं बात करूं, मैं झारखंड के चुनाव और दिल्ली के चुनाव का मैं जिक्र नहीं करूं, तो 14 में लोकसभा का चुनाव, 15 का विधानसभा का चुनाव, 19 का लोकसभा का, 20 का विधानसभा का चुनाव, जिसमें मैं गठबंधन से अलग हो गया था, और फिर 24 का लोकसभा का और 25 का विधानसभा का चुनाव। जितने भी नेगोशिएशंस हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक खूबसूरत भूमिका एक नोडल बॉडी की निभाई है, जिन्होंने सबके साथ तालमेल बैठाकर फैसले लेने का कार्य किया। ऐसे में जरूर मुझे गाहे बगाहे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती थी। मैं अपनी चिंताओं को गठबंधन के भीतर जो चैनल था उसी पे ही मैं रखता था। अगर मैं मल्टीपल चैनल्स अपने खोल लूं, मैं उपेंद्र जी से बात करने लग जाऊं, मैं डायरेक्टली मांझी जी से बात करने लग जाऊं, तो मुझे लगता है कि फिर तो ये खिचड़ी ही बन जाती, फिर तो ये कभी दाल पक ही नहीं पाती, हो ही नहीं पाता। बिकॉज हर किसी के अपने कंसर्न्स, इश्यूज होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर सकती है। उनके पास कई और शक्तियां हैं जिसके माध्यम से
वो उनको कई और ऑप्शंस दे सकती हैं कि भाई ये नहीं तो ये। अगर उनसे बात करने लग जाऊं तो मैं क्या ऑप्शन दूंगा कि भाई मेरे पास तो सीमित ही सीटें हैं, मैं क्या बोलूंगा आप ये ले लीजिए। बट भाजपा के पास वो पूल है, बड़ा पूल है, जिसको लेकर वो उनको संतुष्ट कर सकते थे, जो कि इवेंचुअली हुआ भी। सो ऐसे में जो नाराजगी थी, आज जब हम पांचों दल एक साथ अब प्रचार पे जाएंगे, मैं मांझी जी की सीट पे जाऊंगा, मैं उपेंद्र जी की सीट पे जाऊंगा, उपेंद्र जी मांझी जी मेरी सीटों पे आएंगे, भाजपा जदयू सबकी सीटों पे मिलकर हम लोग प्रचार करेंगे, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, साझा सभाएं उस दौरान भी होंगी। तो जो होना था वो हो गया है, हम सब बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं, और अब परिणामों की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं मजबूत कैंपेन के साथ। लेकिन परिणामों की बात करने से पहले सीटों की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने बोला कि खिचड़ी पक जाती, खिचड़ी तो नहीं पका, रायता जरूर फैला थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि जो जेडीयू की जीती हुई सीटें थी वो लोजपा के पास आई। कई सीटें ऐसी हैं जो बहुत चैलेंजिंग है। अगर महुआ सीट की बात करें, दानापुर सीट की बात करें, सीटों का जो फेर बदल हुआ है, कैंडिडेट्स बदले हैं, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि हमने देखा है कि स्टेट इलेक्शन होता है, जो जनता विधायक जो वहाँ के कैंडिडेट्स हैं उन पर एक भरोसा जताते हैं, जिन पर जताते आ रहे हैं, वो जो रायता फैला हो उसको समेट लेंगे आप लोग? अगर आप इसको रायता बोलिएगा तो महागठबंधन को क्या बोलिएगा? वहां पे फिर क्या फैला हुआ है? वहां पे तो मुझे लगता है रायता की सुनामी आ गई होगी। फिर मैं ये मानता हूं कि ये गठबंधन की खूबसूरती होती है कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर आप आगे चलिए। पहली बात तो मैं इस बात को बहुत स्पष्ट तौर से मैं क्लियर कर दूं, एंड व्हेन आई से दिस, मैं पूरी गंभीरता के साथ मैं इसको बोलता हूं। इफ यू वांट मी टू स्वेयर अपॉन एनीबॉडी, आई विल डू दैट आल्सो। मेरा और जदयू के बीच में रत्ती भर का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, किसी भी सीट को लेकर नहीं। भाजपा ने इतनी खूबसूरती से इस नेगोशिएशंस को किया, मुझे 29 सीटें मिली थी, इन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आप बफर रखते हुए एक पूल तैयार करके दे दीजिए 35-38 सीटों का, जिसमें से हम आपकी सीटें सेलेक्ट करके दे दें। नहीं होगा तो फिर आप मुझे 10 और सीटों का, 15 और सीटों का पूल दीजिएगा, फिर हम लोग उसमें चर्चा करें। बट जो पहले राउंड में ही मैंने 38 सीटें दी, मेरी 29 की 29 तो उसी में से ही फाइनल हो गई। तो मेरे पास तो कॉन्फ्लिक्ट का कोई कारण ही नहीं था। जिन सीटों का आप जिक्र कर रही हैं उन सीटों को मांगा गया। इतना जरूर है कि कुछ सीटें जहां पे संभवतः मेरे प्रत्याशी थे, मैं चाहता था कि उनको चुनाव लड़ने का मौका मिले, उनको ये मौका जदयू के द्वारा दिया गया, उनको ये मौका भाजपा के द्वारा दिया गया। सिमिलरली भाजपा के कोई एक आध प्रत्याशी जो चुनाव की पुरानी तैयारी कर रहे थे, और क्योंकि वो सीट मेरे पास आ गई थी तो उनको मैंने मौका दिया अपने सिंबल पे चुनाव लड़ने का। और मुझे लगता है कि गठबंधन की खूबसूरती यही होती है, महागठबंधन की तरह नहीं कि कांग्रेस के सामने राजद भी अपने प्रत्याशी उतार रही है, राजद के सामने कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी उतार रही है। और ताजुब तो इस बात का भी, मेरी तो जानकारी में यहां तक भी है कि एक ही प्रत्याशी दो अलग अलग पार्टी के सिंबल से भी उन्होंने नामांकन भरने का काम किया है। तो रायता तो मुझे लगता है वहां फैला हुआ है, यहां तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या 100% स्ट्राइक रेट मानते हैं आप लोजपा की? अगर बात करें आपकी जो एक सीट तो वैसे ही अभी फिलहाल कमती दिख रही है, क्योंकि नॉमिनेशन में जो फॉल्ट हुआ 28 फिलहाल आपके पास, तो क्या 100% स्ट्राइक रेट मानते हैं? एक सवाल ये भी, और क्योंकि आपके फादर साहब को 29 सीट्स मिली थी एक समय, और उसी को अब इस बार पहली बार आपको भी 29 सीट्स मिली, तो क्या उसी को आप आगे बढ़ाएंगे? मैं क्योंकि मेडिटेशंस करता हूँ, मैनिफेस्टेशंस में बिलीव करता हूँ, स्पिरिचुअली हमेशा कनेक्टेड रहता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, तो मैं ना ये इन संकेतों में बहुत विश्वास करता हूँ। और इसीलिए मुझे लगता है भाजपा ने जैसे ही 29 मुझे बोला भी, जो मैंने कहा कि एक सीट मेरी रह गई, तो मैंने उसको आसानी से रहने दिया, क्योंकि मैं मान रहा था कि ये महज संजोग नहीं हो सकता कि पूरा नेगोशिएशन एक ऐसी संख्या पे आकर रुक जाए जो संख्या मेरी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है, जिस संख्या का आशीर्वाद मेरे पिता को भी प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं मैं आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एज अ साइन फ्रॉम माई फादर कि उन्होंने 29 सीटें जीती थी और आज 29 सीटें मुझे लड़ने का मुझे मौका मिल रहा है। जैसे एक सीट का आपने जिक्र किया, चुनाव आयोग से हम लोग की अभी भी बातचीत चल रही है। हम लोग लीगल भी सारे प्रावधानों पे, विकल्पों पे हम लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो एक बहुत ह्यूमन एरर था जिसकी वजह से उनके नामांकन को फिलहाल के लिए स्थगित रोक दिया गया है। पर मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग अगर इस पे विशेष ध्यान देगा और देखेगा तो समझेगा कि बहुत बेसिक ह्यूमन एरर की वजह से ये नामांकन रुका है, और अगर हुआ तो हम लोग वापस 29 सीटों पे हम लोग लड़ेंगे। 100% स्ट्राइक रेट का आपने जिक्र किया, मैं चाहूंगा, और मैं सिर्फ अपनी पार्टी के लिए ही नहीं, मैं अपने गठबंधन के लिए भी, मैं क्यों एक भी सीट में चाहूं। और खासतौर पे आज जब मौका इतना खूबसूरत है, जब लोगों का विश्वास हमारे गठबंधन पे इतना ज्यादा है, लोग ये मानते हैं कि एक लंबे समय के बाद बिहार को मौका मिला है डबल इंजन की सरकार
बनाने का, जहां केंद्र में प्रधानमंत्री जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, प्रदेश में एक अनुभवी मुख्यमंत्री का चेहरा है जो इसका नेतृत्व कर रहा है। और पिछले एक साल में हम लोगों ने इस डबल इंजन की सरकार का अनुभव किया, जहां पे लाखों करोड़ों की योजनाएं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार और बिहारियों को समर्पित की गई। सिर्फ हम लोगों ने इसका शुभारंभ नहीं किया, इसका शिलान्यास भी किया, इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया कई योजनाओं का। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि अगले 5 साल बिहार के लिए बहुत स्वर्णिम काल के तौर पे होने वाले, और बिहारी भी इस बात को मानते हैं। और अब तो उनका विश्वास और ज्यादा इसलिए बढ़ गया क्योंकि जब गठबंधन के भीतर के ही कंफ्यूजन को दूर नहीं कर सकता, तो प्रदेशवासियों की चिंताओं को वो लोग कैसे दूर करेंगे। सो दे डोंट हैव अ क्लैरिटी विद इन द अलायंस, सो ऑफ कोर्स दे विल नॉट बी हैविंग एनी क्लैरिटी कि आप प्रदेश को कैसे आप विकास की राह पर आप आगे लेकर जा सकें। तो जनता कहीं ना कहीं इन तमाम बातों को समझकर जब मैं प्रचार पे निकलता हूं, या अब मैं जब भी कहीं जा रहा हूं सीटों के बंटवारे के बाद, तो वो बढ़ा हुआ विश्वास मुझे महसूस होता है जनता के द्वारा। तो मैं तो चाहूंगा कि हमारे गठबंधन का ही 100% स्ट्राइक रेट हो, 243 की 243 सीटें हम लोग जीत कर आए। बट देन ऑफ कोर्स मेरी 29 सीटों पर तो मेरा विशेष ध्यान केंद्रित होगा ही होगा। आपका टैगलाइन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। आप चाहते हैं कि इस टैगलाइन को आगे बढ़ाना, और खासकर अगर बात करें यूथ की, बिकॉज आप यूथ हैं, यूथ को किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर, किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, और व्हाट अबाउट योर टैगलाइन? सो ऑफ कोर्स व्हेन आई टॉक अबाउट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, मैं इसमें समावेशी विकास की मैं बात करता हूँ। अनलाइक दूसरे युवा नेता जो बिहार के हैं, युवाओं की बात करते हैं, बट युवाओं को जाति में बांटकर देखते हैं। उनका अपना MY समीकरण है, तो उनको मुस्लिम युवा अलग दिखते हैं, उनको यादव युवा अलग दिखते हैं। मेरे लिए युवा अपने में एक बहुत बड़ी आबादी है, और जब मैं अपने MY समीकरण की बात करता हूं तो मेरे M में महिलाएं हैं जो कि देश की नहीं दुनिया की आधी आबादी हैं, और मेरे Y में युवा हैं जो हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी हैं। मैं मानता हूं इन दोनों की सामान्य समस्याएं हैं, जाति में बंटकर इनकी समस्याएं अलग हो जाएं कतई नहीं है। मुस्लिम युवा को भी रोजगार की उतनी ही जरूरत है जितना किसी दलित युवा को है, जितना किसी पिछड़े वर्ग से आने वाले युवा को है, जितना किसी अगड़े वर्ग से आने वाले युवा को है। ऐसे में मुस्लिम महिला की भी वही समस्याएं हैं, हिंदू महिलाओं की भी वही समस्याएं हैं, पिछड़ा वर्ग दलित वर्ग से आने वाली महिलाओं की भी वही समस्या है। तो ऐसे में बिना किसी को जात पात धर्म मजहब में बांटे हुए मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं, जहां पे विकसित बिहार के निर्माण के लिए पूरा रोड मैप तैयार है। बिहार की रोजगार से जुड़ी समस्या, शिक्षा से जुड़ी समस्या, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्या, बाढ़ सुखाड़ से जुड़ी समस्या, हर समस्या का समाधान का जिक्र मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में किया है। मुझे लगता है पहली बार मेरी पार्टी को, जब से ये बनी है सन 2000 से, पहली बार एक मजबूत मौका प्रदेश सरकार का हिस्सा बनने का मेरी पार्टी को मिलने जा रहा है। आज से पहले मेरी पार्टी ना के बराबर राज्य सरकार का हम लोग हिस्सा रहे भी हैं तो बहुत कम समय के लिए रहे हैं, बट आज की तारीख में जब हम लोग एक मजबूत हिस्सा राज्य सरकार का बनने जा रहे हैं परिणामों के बाद, तो मुझे लगता है कि उस नीति निर्माण में भी हम लोग की एक अहम भूमिका होगी, जिसके माध्यम से बिहारी युवाओं के लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने के लिए, बिहार के किसान मजदूरों के लिए, जिस मंत्रालय से मैं आता हूं प्रसंस्करण के विभाग को और मजबूती देने के लिए, इन तमाम बिंदुओं पर अब मैं और ज्यादा मजबूती से कार्य कर सकूंगा बिहार सरकार का हिस्सा होने के बाद। आपको नहीं लगता कि युवा CM भी होने चाहिए, आप भी CM के दावेदार होने चाहिए? कुछ ऐसा है दिमाग में या मन में, कुछ ऐसा है? पार्टी तो निश्चित तौर पर चाहती होगी कि हमारा जो अध्यक्ष है वो आगे आए, वो फेस बने। व्हाट अबाउट यू, आप क्या सोचते हैं? बिहार की राजनीति करनी है या फिर पूरे देश की? व्हाट, कौन सी पार्टी नहीं चाहती? हर दल चाहता है कि उनका नेता सर्वोच्च पद पे जाए। मैंने खुद हमेशा इस बात की इच्छा रखी कि मैं अपने पिता को प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बनता हुआ देखूं। तो ये इच्छा स्वाभाविक है, हर दल की अपने नेता के प्रति होती है, पर मुझे लगता है कि सही समय पर सही बातों की चर्चा हो तो उसके मायने होते हैं। आज की तारीख में जब हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं तो कतई इसके कोई मायने नहीं है जब इस बात को गठबंधन के तमाम सहयोगियों के द्वारा पहले से ही स्पष्ट कर दिया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ये मैं मानता हूं कि चुनाव के बाद जो विधायक जीत कर आएंगे वो एक बार फिर मुख्यमंत्री जी को ही अपने मुख्यमंत्री के तौर पर चुनने का कार्य करेंगे। हैविंग सेड दैट, क्या मेरी इच्छा है बिहार की? मैंने हमेशा कहा है कि मैं बिहार वापस आना चाहता हूं। इन्हीं चुनावों में ही मैं वापस आना चाहता था, बिहार से मैं चुनाव लड़ना चाहता था, बट क्योंकि नेगोशिएशंस होते होते इतना विलंब हो गया
कि मेरे प्रत्याशी ही नामांकन ठीक से भर लें, वो ज्यादा बड़ी प्राथमिकता बन गई थी। तो अपने नामांकन की ओर तो मैं फिर सोच ही नहीं पाया। केंद्रीय संसदीय बोर्ड दोबारा बैठ ही नहीं पाया इस विषय की, इस एजेंडे के ऊपर चर्चा करने के लिए। बट हाँ, आप चाहते थे बिहार से चुनाव लड़ना? मैं चाहता था, और आने वाले दिनों में मैं वापस मैं बोलूंगा मेरी प्राथमिकता बिहार रहेगा। अनलाइक माय फादर, पापा ने हमेशा इस बात को स्पष्ट रखा कि केंद्र की राजनीति में उनकी इच्छा ज्यादा रही थी। पर मैं बिहार और बिहारियों की वजह से ही राजनीति में आया हूं। दिल्ली में पला बड़ा हूं, मुंबई में मैंने काम किया है, दूसरे राज्यों में बिहारियों को विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए देखा है, और यही कारण था कि मैं वापस राजनीति में आया, ताकि अपने राज्य, अपने बिहारी साथियों के लिए मैं कुछ कर सकूं। एक ऐसा दौर मैंने देखा जब बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया। मैं हर मन से गर्व से कहता हूं कि मैं बिहारी हूं। ये गर्व मैं हर बिहारी की आंखों में देखना चाहता हूं, पर ये तब होगा जब मैं यहां पे ध्यान ज्यादा केंद्रित करूं। तो मैं मानता हूं कि अगले 4-5 साल मेरे इस फैसले को और ज्यादा मजबूत करेंगे कि मुझे बिहार की राजनीति में पूरा ध्यान अब केंद्रित करना होगा। एक सवाल पूछूंगी, थोड़ा चुभता हुआ सवाल है। चाचाओं के साथ आपकी कुंडली जो है कहीं मैच नहीं खाती है। आपके चाचा की बात की जाए, पशुपतिनाथ पारस जी की, उसके बाद अब नीतीश जी, जिनको आप चाचा ही मानते हैं, लेकिन पिछले जब चुनाव हुआ 2020 में आपको एक उपाधि दे दी गई कि वोट कटवा की भूमिका आपने निभाई, बहुत सारे जेडीयू के वोट कटे। उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं परिस्थितियों को इसका दोष दूंगा। 2020 की परिस्थितियां ऐसी थी कि गठबंधन के भीतर रहना मेरे लिए संभव नहीं था, और उस वक्त मेरी पार्टी ने ये फैसला किया कि हम लोग गठबंधन से अलग हो जाएं। चाचाओं का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कि आज मेरे एक चाचा को ये बात और अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कई बार आपको अलायंस में इतना कॉर्नर कर दिया जाता है कि आपके पास विकल्प ही नहीं बचता अकेले चुनाव लड़ने के अलावा। 2020 का दोष मेरे ऊपर बार बार दिया गया कि मैंने अपनी जिद की वजह से मैं गठबंधन से अलग हुआ। मेरे चाचा जी ने जब पार्टी परिवार से मुझे अलग किया, तो उस वक्त भी उन्होंने मेरे ऊपर यही आरोप लगाए कि मैंने अकेले ये फैसला ले लिया, जबकि वो सब गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना चाहते थे और मैंने अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया। आज जब वो और उनकी पार्टी खुद अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको ये समझ में आता होगा कि जब गठबंधन में आपको पूछा नहीं जाता है तो आपके पास अकेले चुनाव लड़ने के अलावा विकल्प नहीं बचता। मेरे पास जरूर उस वक्त ये विकल्प था कि मैं महागठबंधन की ओर जा सकता था, पर मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री के प्रति इतना था कि मैं गठबंधन से अलग भी हुआ, पर मैं प्रधानमंत्री जी के सामने या उनके प्रत्याशियों के सामने मैंने अपने प्रत्याशी ना के बराबर उतारे। जनता दल यूनाइटेड के सामने ही मेरे पास ऑप्शन था, उनके सामने मैंने प्रत्याशी उतारे, जिसका नुकसान भी जनता दल यूनाइटेड को हुआ, और इसका आक्रोश बहुत स्वाभाविक है। अगर कल को कोई मेरी पार्टी के सामने चुनाव लड़के मुझे उसका नुकसान देगा तो मैं भी उससे आक्रोशित होऊंगा। तो मुख्यमंत्री जी का वो आक्रोश बहुत स्वाभाविक है मेरी सर आंखों पर अब तब से लेकर अभी तक इन 5 सालों में गंगा से काफी पानी बह चुका है, परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। मेरे मुख्यमंत्री जी के बीच में, हम दोनों के बीच में जितने भी इश्यूज थे, कंसर्न्स थे, चिंताएं थी, उनको रिजॉल्व कर लिया गया है। और मैं मानता हूं कि आप गठबंधन में रहें तो एक ईमानदार सहयोगी की भूमिका में रहें। जिस थाली में खाएं उसी में छेद करें कतई उचित नहीं है, और ये मेरे संस्कारों में भी नहीं है। मेरे पास हमेशा से ये विकल्प था, मैं चाहता तो मैं गठबंधन का हिस्सा दोबारा बनता ही नहीं, आता ही नहीं वापस। पर आज चुनाव जब मैं इनके साथ मिलकर लड़ रहा हूं, मेरी पार्टी पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। आज तक जब से मेरी पार्टी बनी, 2005 में पापा ने अकेले चुनाव लड़े, दोनों, फरवरी वाला भी, नवंबर वाला भी। 2010 में हम लोग राजद के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड एक साथ थी। 2015 में जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए तो मुख्यमंत्री जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाके महागठबंधन की सरकार बन गई थी, और 2020 में तो मैंने अकेले चुनाव लड़ा था। तो पहली बार मेरी पार्टी मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, और इसमें मेरी एक ईमानदार भूमिका का रहना जरूरी है, और उसी भूमिका के साथ मैं कार्य कर रहा हूं। तो आज जब हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो 2020 की कोई परछाई तक इस गठबंधन के ऊपर नहीं है। बहुत सहजता और एक खुशनुमा माहौल में हम सब कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के हनुमान आप खुद को कहते हैं, ये हनुमान जो है बिहार की नैया पार लगाएंगे, बिहार में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे, जीत दर्ज करवाएंगे एनडीए के लिए? मेरी क्षमता में जितना होगा उससे ज्यादा मैं कार्य करूंगा। ये विश्वास मैं आपके माध्यम से मेरे प्रधानमंत्री जी को दिलाता हूं, पर मैं मानता हूं कि शायद उनको यह विश्वास ऑलरेडी मुझ पर है।
इसीलिए एक सांसद वाली पार्टी को उन्होंने 5 सीटें दी लड़ने के लिए। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जब कोई मुझसे सवाल पूछता है ना कि क्या आप नाराज हैं, मैं कई बार मैं सोचता हूं कि ये सवाल ही कैसे आ सकता है। मैं इससे ज्यादा खुशनसीब अपने आप को क्या मानूंगा। मैंने गठबंधन की राजनीति में आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि किसी कम सीटों वाली पार्टी को ज्यादा सीटें दे दी गई। ज्यादा वाले को कम जरूर किया गया, कोई अगर 9 सीट पे है तो उसको 7 कर दिया गया, 7 वाले को 5 कर दिया गया, 5 वाले को 3, 3 वाले को 2 और 1 वाले को तो मर्जर का ही प्रस्ताव इवेंचुअली दे दिया जाता है गठबंधन के द्वारा। यहां 2024 में सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें गठबंधन ने उठाकर दे दी चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए। 2025 में एक विधायक मेरा जीता था, पर वो भी मेरे साथ नहीं रहे 2020 में, तो आप यही मान के चलिए कि 0 विधायक वाली मेरी पार्टी। अब 0 विधायक वाली पार्टी को 29 सीटें दे दी जाती हैं गठबंधन में लड़ने के लिए। अब अगर उसके बाद भी मैं नाराजगी रखूं तो मुझसे बड़ा नाशुक्रा ही कोई और नहीं होगा। प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से आप लोगों पर बहुत सारे आरोप लगा रहे, कभी सम्राट चौधरी के डिग्रियों को लेकर, आप पर भी आरोप लगाए कि आपने पैसे लेकर टिकट मेरे ऊपर, मेरी पार्टी, आपकी पार्टी के ऊपर जरूर, हाँ, कि आप लोगों ने पैसे लिए और उसके बाद शांभवी को टिकट दिया, इस तरीके के आरोप भी लगे। हालांकि उस पर अभी ये मामला चल भी रहा है, आप इसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे? देखिए, मुझे लगता है ये 2 लोगों के बीच की लड़ाई है जिसमें बिना मतलब घुन की तरह मैं, मेरी पार्टी इसमें पिसी, उनकी और अशोक जी के बीच का ये विषय था। और इसीलिए जब उनसे स्पष्ट तौर पे ये पूछा गया कि चिराग पासवान की इसमें क्या भूमिका है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं और मैं कतई ये नहीं बोलूंगा कि इसमें उनकी कोई भूमिका है। हैविंग सेड दैट, मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में ये एक बहुत जनरल आरोप अब हो गया है कि अगर किसी को टिकट नहीं मिला तो इसने टिकट बेच दिया, उसने टिकट बेच दिया, इसने टिकट खरीद लिया, उसने टिकट खरीद लिया। जो लोग ये आरोप लगाते हैं, मैं कतई उनसे नाराज भी नहीं हूं, क्योंकि मैं उनकी भावनाओं को मैं समझता हूं। आई फील देम, आई लिटरली फील देम, क्योंकि मैं जब एक पार्टी को हेड करता हूं, मेरी खुद की भावनाएं मेरे पार्टी के हर कार्यकर्ता के साथ है, जिसको दिन रात धूप गर्मी धूल मिट्टी में मैंने मेहनत करते हुए देखा। और जब मैं उसको टिकट नहीं दिला पाता, जब आप ये पूछते हैं ना कि नेगोशिएशंस में इतने राउंड क्यों हुए, क्योंकि हम लोग एक एक सीट पे एक एक कार्यकर्ता के लिए लड़ रहे होते हैं, एक एक व्यक्ति के लिए हम लोग लड़ रहे होते हैं कि किसी तरीके से ये चुनाव लड़ जाए, ये चुनाव लड़ जाए। बट जब आपकी इतनी बड़ी पार्टी होती है, पिछली बार मैंने 137 सीटों पे चुनाव लड़ा था, आज मैं मात्र 29 सीटों पे चुनाव लड़ रहा हूं। कम ज्यादा लोग आए गए होंगे इन 3 साल 4 साल में, बट गिरी से गिरी हालत में भी मेरे पास 100-110 के करीब मेरे पास प्रत्याशी थे जिन्होंने चुनाव लड़ा था, जिनकी उम्मीदें थी चुनाव लड़ने की। बट आज जब मैं उनमें से मात्र 29, या उसमें भी जब आप सहयोगी दलों के साथ एडजस्टमेंट करते हैं तो वो 29 की भी संख्या पूरी नहीं कर पाते, तो जब आप सबको नहीं चुनाव लड़ा पाते, दुख मुझे भी बहुत ज्यादा होता है। और मैं तो भाई धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैं इनकी जगह होता तो शायद मैं और बहुत आक्रोशित हो जाता कि 5 साल मैंने मेहनत की और आपने इसका ये सिला दिया। तो ऐसे में मैं उनके आक्रोश को भी मैं पूरी तरीके से मैं सम्मान देता हूं। गुस्से में इंसान बहुत सारी बातें बोल जाता है, मैं मानता हूं कि शायद वो खुद भी बाद में इन बातों को मानते नहीं है। 1-2 साल बीतते हैं, फिर सब वापस आते हैं, सबके साथ हम लोग वैसे ही बैठते हैं, फिर एक नए रन की हम लोग तैयारी करते हैं। तो इन आरोपों के तब तक कोई मायने नहीं है जब तक प्रमाण नहीं हो। बट हाँ, अगर प्रमाण कभी सामने आए तो चिराग पासवान सबसे पहला व्यक्ति होगा। भाई, मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून है जिनके ऊपर कोई 1 रुपया तो क्या 1 पैसे तक का आरोप नहीं लगा पाया। 5 दशक 50 साल से ज्यादा वो सक्रिय राजनीति में रहे। ऐसे में मुझे कतई जरूरत नहीं है ऐसे कोई भी कार्य करने की, और मैं मानता हूं मेरी पार्टी के भी किसी नेता कार्यकर्ता को ऐसे कार्य करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, मैं पुनः विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी दिन मेरे सामने अगर ये प्रमाणित करके कोई लेकर आया कि इसने सीट के लिए ये लेन देन किया है, तो सबसे पहला व्यक्ति चिराग पासवान ही होगा उसके ऊपर कार्रवाई करने वाला। विरोधियों की बात कर लेते। प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव मैदान में उतर रहे जनसुराज पार्टी, कैसे देखते हैं इस पार्टी को? क्या है, बहुत क्लेम कर रही है, दावे कर रही है कि हम ही जीतेंगे और हमारी सीधी टक्कर एनडीए और जनसुराज की है, महागठबंधन तो बिल्कुल साइडलाइन है, उनका जो बयान है। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित किया नहीं जन स्वराज के ऊपर कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जनता के बीच उनकी कितनी पकड़ है। मैंने हमेशा किसी भी लकीर को छोटा करने से ज्यादा अपनी लकीर को इतना बड़ा करते जाओ कि कोई दूसरा आपकी टक्कर में रह ना पाए। मैंने हमेशा अपनी मेहनत पे कार्य करने का मैंने प्रयास किया और वही अभी भी मैं कर रहा हूँ। हैविंग सेड दैट, मैं ये भी मानता हूँ, मैं बिहारियों की बुद्धिमत्ता पर मैं बहुत विश्वास करता हूं और मेरा ये अपना भी अनुभव है, मेरा ये अपना व्यक्तिगत अनुभव है
क्योंकि 2020 में मैं भी अकेले चुनाव लड़ रहा था। और उस वक्त की भी आप तस्वीरें निकाल के देखिएगा, वीडियोस निकाल के देखिएगा, जिस तरीके से भीड़ आती थी मेरे रोड शो में, जिस तरीके से माहौल बनता था, कहीं ना कहीं मैं भी इसी कॉन्फिडेंस में था कि एक अच्छी संख्या के साथ मैं उस चुनाव को जीतूंगा। बट इवेंचुअली होता क्या है, क्योंकि बिहारी इतने समझदार हैं, और राजनीतिक दृष्टि से खास तौर पर मैं इस बात को मानूंगा, क्योंकि मैं देश भर में घूमा हूं, हर एक राज्य में मैं गया हूं, एंड आई हैव नॉट सीन दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल नॉलेज रखने वाले लोग मैंने बाकी ना के बराबर किसी राज्य में देखे। उत्तर प्रदेश में जरूर फिर भी मुझे ऐसे दिखते हैं। तो बिहारी क्योंकि राजनीतिक तौर पर इतने जानकार होते हैं कि वो इवेंचुअली अपना मत वेस्ट नहीं करते हैं। आज क्योंकि 2020 का मेरा अनुभव है, मुझे था कि मैं बहुत अच्छी सीटों से मैं जीत रहा हूं। मेरे हर एक प्रत्याशी ने मुझे आके बोला कि भैया एक रात पहले चुनाव पलट गया, भैया एक रात पहले चुनाव ये हो गया, 2 दिन तक तो बहुत अच्छा माहौल था, 2 दिन पहले चुनाव पलट गया। वो होता इसलिए है क्योंकि इवेंचुअली बिहारी ये डिसाइड करता है कि यार अगर इनको हमने जिता भी दिया तो ये अगले 5 साल तो सरकार से लड़ता ही रहेगा ना, क्या लाभ है इसको जिताने का। हमें अपने क्षेत्र का काम कराना, और क्षेत्र का काम सत्ता में रहने वाला विधायक करा पाएगा जिसकी केंद्र तक पकड़ हो। तो ऐसे में जब केंद्र में एनडीए की सरकार है, जब ये सर्वेस कह रहे हैं, मोटा मोटी ये स्पष्ट, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये स्पष्ट, और महागठबंधन में भी जिस तरीके का बिखराव देखने को मिल रहा है, ये स्पष्ट है कि एनडीए की ही सरकार बनने जा रही है। तो भैया हमने एक जन स्वराज के अगर हमने एक विधायक को जिता भी दिया तो क्या करेगा, ये अगले 5 साल विधानसभा में भी लड़ता झगड़ता रहेगा, केंद्र में भी इसको कोई नहीं पूछने वाला। तो ऐसे में माइट एज वेल हम लोग एक ऐसे एनडीए के ही प्रत्याशी को हम लोग जीत दिलाएं जो कि कम से कम विधानसभा में जाकर हम लोग की बात करे, केंद्र में प्रधानमंत्री जी से मिलकर हम लोग के कार्य कराने का प्रयास करे। तो इस दृष्टि से इवेंचुअली वो चुनाव जो है बायपोलर होके ही रह जाता है। और इस बार तो मैं बायपोलर भी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि दूसरी तरफ तो पोल खड़ा ही नहीं हो पाया। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि इस बार अधिकांश विधायक एनडीए के होंगे। कुर्ते फट रहे हैं, और मतलब जो परिस्थिति महागठबंधन की बनी है इस समय, क्या लग रहा है आपको, कहाँ है? टिकट का भी अभी तक कुछ क्लैरिफाई नहीं हो पाया है, इधर जीत का भी दावा कर रहे हैं, पिछले दिनों वोटर अधिकार यात्रा भी निकली, बहुत कुछ हुआ लेकिन अभी तक कुछ क्लैरिफाई नहीं हो पाया। क्या लग रहा है आपके विरोधियों की? जिनको बिहार की इतनी चिंता थी, जिन्होंने यहाँ पे आकर हफ्ता 10 दिन घूमे फिरे, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया, वोट चोरी, क्या क्या बातें नहीं बोली, कहाँ हैं वो? आज जब चुनाव को घोषित हुए इतना समय हो गया, पहले चरण का नामांकन भी हो गया, मैं तो पूछना चाहूंगा राहुल जी हैं कहाँ? मतलब यकायक बिहार को एकदम वो भूल गए, कोई चिंता नहीं ना, ये लोग गठबंधन बैठा पाए। मैं तो बल्कि नेता प्रतिपक्ष से भी मैं हैरान हूँ। जेएमएम भी अलग हो गए, जेएमएम अलग हो गई, और जैसा मैंने कहा कि एक दूसरे के सामने प्रत्याशी उतार रहे हैं। भाई गठबंधन राजनीति में, और मैं ये ईमानदारी से मानता हूं कि दोस्ताना संघर्ष नाम की कोई चीज नहीं होती है। देयर इज नेवर एवर अ फ्रेंडली फाइट, आइदर यू आर फाइटिंग और यू आर फ्रेंड्स, पीरियड। देयर कैन नॉट बी एनीथिंग इन बिटवीन। आप एक दूसरे के सामने आप चुनाव भी लड़िएगा। कल किसी एक विधानसभा का मैं देख रहा था जहां पे शायद राजद और कांग्रेस ही एक दूसरे के सामने थे, नहीं आज शायद लेफ्ट का कोई दल था और कांग्रेस एक दूसरे के सामने थे, तो उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि नहीं हम तो इसको हराने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, मैं अपने जीतने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। तो किस बात का दोस्ताना संघर्ष, और क्या इसका संदेश प्रदेश भर में नहीं जाएगा? मेरी समझ में नहीं आता, जो ऊपर बैठे नेता हैं, जो एसी कमरे में बैठकर ये फैसले करते हैं, वो जमीनी हकीकत समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई आप तो कल को हो सकता है 1 दिन 2 दिन के बाद आप हाथ मिला लीजिएगा, हाथ से हाथ पकड़कर एक तस्वीर खिंचा लीजिएगा, पर क्या आपका कार्यकर्ता वो कर पाएगा जिसका घर अगल बगल में है, जिसको अपने विरोधी जिलाध्यक्ष से लड़ना है, जिसको कल तक वो अपना सहयोगी जिलाध्यक्ष मान रहा था, आज वो विरोधी जिलाध्यक्ष हो गया, कल आप फिर बोलिएगा कि भैया सहयोगी जिलाध्यक्ष हो जाओ, तो वो क्या करे भाई? उसके घर पे खाना खाने जाए कि ना जाए, खाना खाने जाता है तो आप बुला लेते हैं कि भाई छोड़ दो अब गठबंधन नहीं हो रहा, फिर आप बोलते हैं कि गठबंधन हो रहा है। तो नेता तो ऊपर में मिल लेते हैं, बट क्या जमीन पे ये हो पाएगा? और ये महज वो 10, 12, 15, 20 सीटों की बात नहीं है जहां पे ये सो कॉल दोस्ताना संघर्ष कर रहे हैं, इसका संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा। कैसे कोई दूसरे जिला का कांग्रेस का व्यक्ति बोलेगा कि नहीं नहीं भाई चलो लड़ो एकदम इसके लिए, क्योंकि वो जहां का जिला अध्यक्ष होगा, जिस जिला में इनके सामने लड़ाई हो रही है, वो उसका भी परिचित होगा। ये बोलेगा कि भैया यहां तो हम राजद के सामने लड़ रहे हैं, तुमको जाके वहां पे राजद के लिए कैंपेन करो, तुम मेरा साथ दो, तुम आओ यहां पे। तो ये प्रदेश भर में इसका असर जाएगा, और ये कहीं ना कहीं अपरिपक्वता को दर्शाता है नेता प्रतिपक्ष के द्वारा।
भाई जब आप गठबंधन को आप लीड कर रहे हैं, आप चेहरा बनना चाह रहे हैं, आप अपने आप को मुख्यमंत्री का आप दावेदार दिखाते हैं, जो गठबंधन को एक नहीं रख पाया, जो गठबंधन में सहमति नहीं बना पाया, वो बिहार जैसे प्रदेश को चलाने की सोच रखता है। कैसे चलाएगा जब यहाँ पे अलग अलग जात पात धर्म मजहब के लोग हैं? कैसे सब में सामंजस्य बिठा पाएंगे जब 4 5 6 दलों में सामंजस्य नहीं बिठा पाए? तो ऐसे में महागठबंधन मैं मानता हूं कि भानुमति के उस कुनबे की तरह जो बनने से पहले ही पूरी तरीके से धराशायी हो गया। एक अंतिम सवाल आपसे लूंगी। अब चूंकि आप लोग पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्या रेटिंग देंगे आप एनडीए को? कितनी सीटों पर आपको लग रहा है जीत हासिल होगी? क्या परिस्थिति पूरी आपको लग रही है? What will be the मैं रहा हूं कि शायद हम लोगों ने जितना सोचा भी नहीं है, अब उससे बेहतर हम लोग का प्रदर्शन हो जाएगा। अभी तक तो हम लोग अपनी मेहनत पर ही हम लोग संख्या पे जा रहे थे। जब मैं 225 का आंकड़ा पार करने की मैं बात करता था, तो हम लोग अपनी मेहनत के आधार पर हम लोग जा रहे थे कि हम लोग पार करेंगे। बट अब तो जिस तरीके से विपक्ष धराशायी होता हुआ दिख रहा है, उसका भी एडवांटेज किसको मिलेगा? हम ही लोग को मिलेगा। तो मैं तो मानता हूं कि इस बार अप्रत्याशित जीत के साथ एनडीए सरकार बनाएगा। थैंक यू सो मच चिराग जी, हमसे बात करने के लिए और तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच।